कहा जाता है कि कोई मुंह से पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण बना और कोई पैरों से आया तो वो शूद्र बन गया। सोचिए, एक शरीर 4 टुकड़े। आज हम उस सफर पर चलेंगे जहां वर्ण बदल गया जाति में और जाति बदल गई पॉलिटिक्स में। कास्ट सिस्टम जिसकी शुरुआत वैदिक काल 1500 BC से मानी जाती है। उस समय समाज 4 हिस्सों में बटा था। ब्राह्मण यानी टीचर्स और पुजारी, क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक, वैश्य यानी व्यापारी और बिजनेस करने वाले, और शूद्र यानी सेवा और मजदूरी करने वाले। लेकिन वक्त के साथ ये सिस्टम बदलने के बजाय पत्थर की लकीर बन गया। जो पहले काम के हिसाब से बंटता था वो बाद में जन्म के हिसाब से फिक्स हो गया। इस सिस्टम ने कुछ लोगों को तो सबसे ऊपर बैठा दिया, उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिली, और बाकी लोग, उनकी जिंदगी सिर्फ संघर्ष बनकर रह गई। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक छोटा सा बच्चा सिर्फ इसलिए क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया क्योंकि उसका सरनेम सही नहीं था। एक होनहार लड़का सिर्फ इसलिए नौकरी से रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो नीची जाति का था। और ये सब सदियों तक चलता रहा बिना किसी रुकावट के। और आज जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये दोनों सिस्टम, कास्ट और रिजर्वेशन, एक दूसरे पर क्या असर डालते हैं। और सबसे जरूरी बात, आम इंसान जैसे मैं और आप इस उलझे हुए सिस्टम में कहाँ खड़े हैं। इस वीडियो में हम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में अक्सर लोग या तो कंफ्यूज रहते हैं या फिर बात करने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। पर अगर सच जानना है तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज हम फैक्ट्स, जज्बात और कहानियों के बीच एक ऐसा सफर शुरू कर रहे हैं जो शायद आपकी सोच को पूरी तरह हिला दे। कास्ट सिस्टम का सबसे पहला जिक्र ऋग्वेद के एक मंत्र पुरुष सूक्त में मिलता है। इस मंत्र के मुताबिक पूरी सोसाइटी एक कॉस्मिक बीइंग के अलग अलग हिस्सों से बनी है। ब्राह्मण उस शरीर के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से। अब जरा इस सिंबोलिज्म को समझिए। मुंह यानी ज्ञान और बोलने की शक्ति ब्राह्मणों के लिए, भुजाएं यानी ताकत और सुरक्षा योद्धाओं के लिए, जांघें यानी व्यापार और सपोर्ट वैश्यों के लिए, और पैर यानी फाउंडेशन और सेवा शूद्रों के लिए। शुरुआत में ये सिस्टम पूरी तरह काम पर आधारित था, यानी जो जिस काम में एक्सपर्ट था समाज में उसका रोल वैसा ही होता था। भगवत गीता में भी ये साफ साफ लिखा है, वर्ण इंसान के गुणों और कर्मों से तय होता है, ना कि उसके जन्म से। लेकिन धीरे धीरे करीब 1000 BCE के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया। कास्ट सिस्टम सख्त होने लगा और एक बदलता हुआ सिस्टम धीरे धीरे पुश्तैनी बन गया। अब जिस जाति में आप पैदा हुए हैं आप वही रहेंगे, चाहे आपका काम कुछ भी हो या टैलेंट कुछ भी हो। और बस यहीं से जाति का एक सामाजिक जेल बनना शुरू हुआ। आज हम कास्ट बोलते हैं लेकिन असल में 2 चीजें होती हैं, वर्ण जो 4 बड़ी कैटेगरीज हैं और जाति जो हजारों सबकास्ट हैं जो अलग अलग समुदाय, प्रोफेशंस और इलाकों के हिसाब से बनी है। लेकिन जाति सिस्टम ने इसे बहुत कॉम्प्लेक्स और भेदभाव वाला बना दिया। ये सिस्टम समाज में इतनी गहराई तक धंस गया कि हर इलाके, हर गांव और हर जाति के अपने अलग रीति रिवाज, अपनी बाउंड्रीज और अपने अपने भेदभाव पैदा हो गए। लेकिन असली नुकसान तब हुआ जब अंग्रेज आए। उन्होंने कास्ट सिस्टम को सिर्फ समझने की कोशिश नहीं की बल्कि उन्होंने इसे अपना राज चलाने का एक हथियार बना दिया। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने 1871 में पहली बार एक सिस्टम के साथ कास्ट बेस्ड सेंसस करवाई, और फिर आई 1901 की जनगणना जिसे लीड कर रहे थे हर्बर्ट रिस्ले, एक ऐसा आदमी जिसे भारतीय समाज को अलग अलग रेस के खानों में फिट करने की सनत थी। उन्होंने जाति को साइंटिफिक तरीके से नापने की कोशिश की, इंसान की लंबाई, खोपड़ी का आकार, नाक की बनावट और रंग रूप के आधार पर। रिस्ले ने एक थ्योरी दी कि ऊंची जातियां आर्यन मूल की है और नीची जातियां द्रविड़ या आदिवासी हैं। लेकिन आज के इतिहासकारों और जेनेटिक स्टडीज ने उनकी सारी थ्योरीज को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। अंग्रेजों ने जाति को कानूनों में लिख दिया और इस ऊंच नीच के सिस्टम को एक ऑफिशियल मुहर लगा दी। अंग्रेज ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर भारत पर हुकूमत करनी है तो उसे बांटना ही पड़ेगा, और जाति उनके लिए सबसे परफेक्ट टूल था। उन्होंने जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिए, भर्तियां की और ऐसे कानून बनाए सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं बल्कि हमें कंट्रोल करने के लिए। जो जाति भेदभाव पहले सिर्फ सामाजिक स्तर पर था अब वो कानूनी और सरकारी बन गया। अब हम 2026 में जी रहे हैं। मोबाइल ऐप से राशन मिलता है, सैटेलाइट से गांव देख सकते हैं और AI से बातें हो सकती हैं। लेकिन सोचिए, क्या हमने अपनी सोसाइटी को भी अपग्रेड किया है? क्या जाति का भेदभाव सिर्फ इतिहास की किताबों का एक टॉपिक बनकर रह गया है? नहीं, आज भी खास तौर पर हमारे गांव देहात में जाति का जहर जिंदा है। जरा सोच के देखिए, एक 3 साल का छोटा बच्चा जिसे ये भी नहीं पता कि जाति होती क्या है, वो गलती से एक मंदिर के अंदर चला गया, बस इतना ही हुआ था, और उसके परिवार पर 25,000 रुपए का जुर्माना थोप दिया गया ताकि मंदिर को
फिर से शुद्ध किया जा सके। दोस्तों, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये 2021 का असली केस है कर्नाटक के कोप्पल जिले के मियापुरा गांव का। एक माँ अपने बच्चे के लिए मंदिर के बाहर रोती रही और पूरा गांव तमाशा देख रहा था, जैसे उस बच्चे ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। कभी सोचा है कि मंदिर जाने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ सकती है? पश्चिम बंगाल के गिधा ग्राम में दलित परिवारों को मंदिर जाने के लिए पुलिस की प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। हमारे गांव देहात के लिए यही एक कड़वी सच्चाई है। तमिलनाडु के राजापुर गांव में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। दलित नायकर जाति के इलाकों में चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। अगर चप्पल पहनकर जाओगे तो गालियां मिलेंगी या मार पड़ेगी। गांव देहात में आज भी चाय के लिए अलग गिलास, पानी के लिए अलग हैंडपंप और रहने के लिए अलग बस्तियों का सिस्टम चलता है। ये हिमाचल प्रदेश जैसे विकसित राज्य का सच है। मिड डे मील जैसी सरकारी योजनाएं भी यहाँ जाति से बच नहीं पाई। स्कूलों में दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है या फिर उनके खाने के बर्तन अलग रखे जाते हैं। जब दलित समुदाय अपने बेसिक अधिकार मांगते हैं, जैसे मंदिर में एंट्री, स्कूल में बराबरी या सम्मान से जीने का हक, तो पूरा सिस्टम उनके खिलाफ हो जाता है। मियापुरा वाले केस में जिस परिवार का बच्चा मंदिर में गया था, उसे गांव छोड़ना पड़ा। उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ, उनका काम धंधा बंद कर दिया गया, उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया गया। क्या बदला है 2026 में? जब हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पर डिबेट करते हैं तो जरूरी है कि हम ये भी देखें कि जातिगत अपमान आज भी जिंदा है। ये सिस्टम सिर्फ सरकारी दफ्तरों या इंस्टीट्यूशंस में नहीं, इंसानों के जहन में बसा हुआ है। और जब तक इस जाति वाली सोच को दिल और दिमाग से डिलीट नहीं किया जाता, तब तक सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं बदलेगा। रिजर्वेशन एक सहारा है उन लोगों के लिए जिन्हें सदियों से दबाया गया है, लेकिन जब कोई सिस्टम सहारे से शॉर्टकट बन जाए तो सिस्टम पर सवाल उठते ही हैं। मिसयूज होता है और बहुत बड़े लेवल पर होता है। सोच के देखिए, एक लड़का जो जनरल कैटेगरी से आता है पर उसने फेक SC/ST सर्टिफिकेट बनवा लिया और एक सरकारी नौकरी ले गया। अब उसकी वजह से एक असली और हकदार दलित कैंडिडेट नौकरी की रेस से बाहर हो गया, उसके सपने चुरा लिए गए। ये इक्का दुक्का केस नहीं है। कर्नाटक में 600 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट्स के आधार पर नौकरी हासिल की है। क्या ये सिस्टम इन धोखेबाजों के लिए था या उन लोगों के लिए जिनके लिए रिजर्वेशन को डिजाइन किया गया था? OBC कैटेगरी के लिए एक नियम है क्रीमी लेयर, यानी अगर किसी OBC परिवार की सालाना कमाई 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि नियम लागू करने में इतनी ढील है कि आज भी कई परिवार जिनके पास पैसा, पावर और पहुंच सब कुछ है, वो भी OBC कोटे का फायदा उठा रहे हैं। और जो सच में पिछड़े परिवार हैं, जिन्हें सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो लाइन में पीछे ही रह जाते हैं। आज के जमाने में शहरी इलाकों में रहने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी के परिवारों के लिए कागज बनवाना, फॉर्म भरना, स्कॉलरशिप लेना, सब कुछ काफी आसान होता है क्योंकि उनके पास एक्सेस है, नॉलेज है और नेटवर्क है। लेकिन गाँव देहात में वहाँ के लोगों को या तो प्रोसेस समझ नहीं आता या उनके पास वो सुविधाएं ही नहीं होती। नतीजा, शहर के थोड़े रसूखदार परिवार जिनके माँ बाप अफसर हैं, जिनकी इनकम अच्छी है, वो उसी कोटे का पूरा फायदा ले जाते हैं और गांव के असली जरूरतमंद परिवार सिर्फ देखते रह जाते हैं। रिजर्वेशन खत्म करना हल नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और सही लोगों तक मदद पहुंचाना जरूरी है।